आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। एक हदीस कुदसी का मफ़हूम है कि ए इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, बस होगा तो वही जो मेरी चाहत है, और अगर तूने खिलाफ वर्जी की, अपने आप को हवाले कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है, और अगर तूने खिलाफ वर्जी की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा तो वही जो मेरी चाहत है। इस हदीस कुदसी को, वैसे भी हम मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह ताला ने जो कहा है वो दुरुस्त फरमाया है। इस हदीस कुदसी को लेकिन अगयार ने भी, दुनिया की कई अक़वाम ने कल ऐन उस वक्त जनरल असम्बली के उस इजलास में सच साबित होते देखा जब डोनाल्ड ट्रंप नामी उस जहनी मरीज़ के मुंह पर, उसके मुल्क अमेरिका के मुंह पर गीले कर कर के तमाचे मारे गए जनरल असम्बली के उस इजलास में, जिसमें 128 बाहया, बागैरत और बाहमियत ममालिक ने बैतुल मुक़द्दस को इसराइली दारुल हुकूमत बनाने के डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले को मुस्तरद कर दिया। इस इजलास से पहले सिक्योरिटी काउंसिल में और उससे भी पहले अमेरिका बहादुर ने तमाम अक़वाम को धमकियां दी थी और ये कहा था कि आपकी तनख्वाह रोक लेंगे, आपकी पेंशन काट देंगे, फलाना कर देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। यहाँ वो जुमला बिल्कुल दुरुस्त साबित आता है कि उन लोगों ने प्लान किया और अल्लाह ने भी प्लान किया, और बेशक अल्लाह बेहतरीन प्लानर है। जब अल्लाह प्लान कर लेता है तो फिर कोई चीज़ आपके ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। 35 ममालिक इस रायशुमारी में गैर हाजिर थे, 9 ने मुखालफत की। नेटो ममालिक की अक्सरियत भी अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गई। 29 ममालिक नेटो में शामिल हैं, जिनमें से 22 अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गए। इस रायशुमारी के बाद अमेरिका बहादुर की जो ख़ातून थी, वॉटेवर, उन्होंने धमकी देने की कोशिश भी की। फ्रस्ट्रेशन उनके लहजे से आया थी। उन्होंने कहा कि आज के बाद जब कभी भी अमरीकी तायीद मांगोगे तो तुम्हें करारदाद की इस वोटिंग का वो दिन याद दिलाएंगे जिस पर हैरत अंगेज़ तौर पर, लेकिन बहरहाल काम किया है मलिहा लोधी साहिबा ने, पाकिस्तान की मंदूब हैं। उन्होंने जवाबी तमाचा रसीद किया अमेरिका बहादुर को और उन्होंने कहा कि ये धमकियों के दिन अब हवा हो गए। अमेरिका बहादुर मुफ्त में कुछ नहीं देता, हमने बहुत पापड़ बेले उन तमाम चीज़ों के लिए जिसका हमें ताना दिया जा रहा है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने जो धमकी देनी थी वो धमकी दे चुकी। उसके बाद तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और दीगर लोग, यानी फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म ब्रदर, और दीगर जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक मंदूब थे, उन्होंने अमेरिका को आड़े हाथों लिया। इसके बाद एक लूली लंगड़ी करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपने तौर पर मंजूर कराने की कोशिश तो नहीं कहूँगा, बल्कि उन्होंने एक लूला लंगड़ा सा बयान दिया कि एक तरफ़ा करारदाद मंजूर नहीं होने दी जाएगी। अब उसके बाद अमेरिका बहादुर क्या करेगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ एक बड़ी वाज़े तौर पर चीज़ नज़र आ रही है और वो ये कि अमेरिका बहादुर के कदम जो हैं वो लड़खड़ाते दिखाई दे रहे हैं। ख़ुद उन ममालिक में भी जहाँ अमेरिका बहादुर जा करके और अपने उसने अड्डे बनाए हुए हैं, जहाँ पर उसने मुसलमानों के क़ल्ब में अपने पंजे, अगर मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहा, वो मुसलमानों के क़ल्ब में अपने पंजे गाड़ रखे हैं, वहाँ पे भी उसकी जो है वो असर जो है वो गिरफ्त कम होती दिखाई दे रही है। अफ़गानिस्तान में जो हज़ीमत अमेरिका बहादुर को उठानी पड़ रही है उसको कम करते हुए अमरीकी नायब सदर ने फरमाया कि दहशतगर्दों को पनाह देने के दिन ख़त्म हो गए, पाकिस्तान मुजरिमों की हिमायत करने से बहुत कुछ खो देगा। उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि अगर पाकिस्तान हमारा साथ देता है तो पाकिस्तान को बहुत कुछ मिल भी सकता है। यहाँ उन 9 ममालिक के नाम अगर हम लें, ग्वाटेमाला, होंडुरास, इसराइल, मार्शल जज़ायर, माइक्रोनेशिया, नारा, पालाउ, टोगो और ख़ुद अमेरिका। अल्लाह जानता है मुझे इसमें इसराइल और अमेरिका के अलावा और ग्वाटेमाला के अलावा ये बाकी सारे नाम मैंने आज पहली दफ़ा पढ़े हैं। भारत, अमेरिका का यार नरेंद्र मोदी, वो भी इस रायशुमारी में नज़र नहीं आया। अमेरिका कहाँ कहाँ किस किस से अपनी बनाता रहा। अफ़गानिस्तान, सबसे बड़ी बात, अफ़गानिस्तान ने इस करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिया। इससे साबित तो ये हुआ कि बहरहाल घुटना पेट की तरफ ही मुड़ता है। आप चाहे कुछ भी कह लें, आप भारत के ज़रिए अफ़गानिस्तान को एक भारतीय पार्लियामेंट का तोहफ़ा दे दें, लेकिन जब वक्त आएगा बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की हिमायत करने का तो अक़वाम आलम,
खुसूसी तौर पर पाकिस्तान को। एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आई कि जो धमकियाँ दी जा रही थी, बताया जा रहा था, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये धमकियाँ बराह रास्त पाकिस्तान को दी जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान उन इनिशिएटर ममालिक में था जिसने ये करारदाद इनिशिएट कराई थी। लेकिन यहाँ अमेरिका को जिस तरह से मुँह तोड़ जवाब दिया है मलिया लोधी साहिबा ने, ज़ाहिर है कि उसके लिए उनको बाकायदा पाकिस्तानी सरकार की, पाकिस्तानी हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल थी। बहुत एक हैरानकुन स्टांस था, लेकिन अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है कि ये स्टांस, ये तकरीर, मलिया लोधी का ये अंदाज़ और अमरीका बहादुर की ये शर्मनाक, इबरतनाक शिकस्त देखकर रोज़े महशर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वैदानियत पर और अमरीका की बेहयाई पर यकीन आ गया कि इतने जूते पड़ने के बाद भी बैठकर बजाय इसके कि अपनी सोच को, अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करे, हुब्बे अली में ना सही बुग़्ज़े मुआविया में काम ले रहा है और इसराइल के लिए अक़वाम आलम को धमकाने का सिलसिला जारी रखा है। कह रहा है कि अगर आज के बाद हमसे इमदाद मांगोगे तो वोटिंग का ये दिन याद दिलाएंगे। गोया कि अमेरिका ना हुआ, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, माज़अल्लाह, अल्लाह ताला हो गया। यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। इस एक हकीकत को दोबारा दोहराते हुए कि सुप अथॉरिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है, ना कि अमेरिका के पास। और यहाँ मोमबत्ती माफिया के वो चैम्पियन पाकिस्तानी मीडिया में या पाकिस्तानी हुकूमत के उन सेगमेंट्स में शामिल वो अफराद जो अपनी ज़िंदगी का मरकज़ व महवर अमेरिका बहादुर को समझते हैं, जो हज़रत डोनाल्ड ट्रंप की रज़ा और रग़बत को अपनी ज़िंदगी का, अपनी बख्शिश का, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वाहिद आखिरी ज़रिया समझते हैं, उन तमाम की इस गलत फहमी को रफ़ा करने की नसीहत के साथ यहाँ वक्त प्रोग्राम में एक मुख्तसर से ब्रेक से वापस आएंगे। एक नए मौजू पर एक नए मेहमान से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले समीउल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर समी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। नाजरीन, यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि प्रोग्राम का ये सेगमेंट जो हम करेंगे ये बेसिकली पाकिस्तानी जमहूरियत के उस मॉडर्न पर है जिसके मुताबिक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून का जो अगला वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है वो नामज़द कर दिया है और ऐलान के मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्रॉबेबली नए वज़ीर आज़म अगर मुंतखब हो गए तो नून लीग की तरफ से होंगे। साथ ही साथ वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए भी मरीम नवाज़ साहिबा का नाम सामने आ गया है। अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तानी जमहूरियत जो है मुखालफिन के मुताबिक वो मौरूसियत या ख़ानदानी सियासत क्यों बन चुकी है। पीपल्स पार्टी ने इस इल्ज़ाम को, बल्कि इल्ज़ाम तो नहीं, ये तो हकीकत है, पीपल्स पार्टी ने इस एक ऐलान को शदीद इसकी मजम्मत करते हुए कहा है कि मॉडल टाउन के कातिल को वज़ीर आज़म अगर बना दिया गया तो ये मुल्क की बदकिस्मती होगी। सवाल एक और ये है कि क्या नून लीग में कभी कोई गैर शरीफ किसी आला ओहदे पर नामज़द किया जा सकता है। इसी तरह के दीगर दिल जले सवालात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समीउल्लाह खान साहब। समी साहब, सर मुझे ये बताइए, अगर आप शरीफ नहीं हैं तो आपको नून लीग में वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए नामज़द क्यों नहीं किया जा सकता? सदीकी साहब, ये एक ऐसी बहस है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि तीसरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये डिबेट हो रही है और हर इलेक्शन के मौके पर ये डिबेट चलती रहती है। वो इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो। बल्कि कुछ मिसालें तो जो बहुत कदीम जमहूरियतें हैं दुनिया के अंदर, वहाँ भी हमें कहीं कहीं ये झलक दिखाई देती है कि ख़ानदान में अगर कोई एक किसी अच्छी जगह पे किसी मुल्क का सरबराह बना है तो उसकी फैमिली में से भी किसी ने, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पे हमें कुछ असूल वज़ा करने पड़ेंगे कि क्या जो फैमिली में से आ रहा है वो सिर्फ़ इस वजह से किसी ओहदे का अहल हो रहा है कि उसके साथ गांधी या कोई शेख हसीना वाजद या बंदरा नाइक के या शरीफ लगा हुआ है या भुट्टो लगा हुआ है या किसी के साथ परवेज़ खटक के वाले से मैं कहूँगा खटक लगा हुआ है या तरीन लगा हुआ है या शाह महमूद कुरैशी लगा हुआ है कि उस हल्के में वही आएगा। बुनियादी असूल ये है कि जो आ रहा है क्या वो सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि या वो ग्रास रूट लेवल पे काम करके सियासत करके अवाम के अंदर जाके फिर वो स्ट्रगल करके, अब इसमें कहने को मैं मियाँ नवाज़ शरीफ की फैमिली के हवाले से कह सकता हूँ कि जब वो एग्ज़ाइल में थे तो यहाँ मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ जो उस पूरे अरसे में यहाँ रहे, उनका एक रोल है
उस आमरीत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर। तो हम अगर ये कहें कि हमज़ा सिर्फ उसके साथ शरीफ है, इस वजह से उसने इस मुल्क की बदतरीन आमरीत के ख़िलाफ़ यहाँ पाकिस्तान में मौजूद रह के उसका सामना किया। सर अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, कता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए, अगर आप बुरा न माने। जी फरमाइए। मैं सिर्फ चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, चूँकि अब मैं स्पेसिफिक हो रहा हूँ, वो क्वेश्चन है, अगर आपको मियाँ शहबाज शरीफ की स्ट्रगल के बारे में इतना नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि 90s में 85 में मियाँ नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला बने, तो 90s में मैं ये दावे से कहता हूँ कि लाहौर शहर के अंदर जिसने ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिक्स की और जो ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स को सबसे अच्छी तरह समझता है, उसका नाम मियाँ शहबाज शरीफ है। आपके नॉलेज के लिए, लाहौर में जो अवामी अंदाज़ है सियासत का, उसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं थड़ा सियासत। मियाँ शहबाज शरीफ जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, उस वक्त अंदरून शहर के गलियों मोहल्लों में थड़ों पे बैठ के उन्होंने पॉलिटिक्स की भी और पॉलिटिक्स को सीखा भी। उसका नतीजा कि पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा नाम लाहौर शहर में मरहूम जहांगीर बदर, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो बहुत मजबूत थे। जब मियाँ शहबाज शरीफ उनके ख़िलाफ़ MNA का इलेक्शन लड़ने आए तो यही जो ग्रास लेवल की उनकी ट्रेनिंग थी, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी के उस दौर के बहुत बड़े नाम को उन्होंने शिकस्त दे। सर आपकी बात को अब मैं काटने की गुंजाइश निकालता हूं। ये मुझे बताइए, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कुछ 2 हफ्ते पहले मॉडल टाउन सानिया की रिपोर्ट पब्लिक हुई। यही शहबाज शरीफ साहब जिनकी इस वक्त आप कस्में खा रहे हैं, यही शहबाज शरीफ साहब अपने सीने पर हाथ मार मार के कहते थे कि अगर मेरा नाम तक आ गया तो मैं ओहदा छोड़ दूंगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब सियासत छोड़ने के मूड में नहीं है। मुल्क का इस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कोई डिसीजन खुद नहीं ले सकता अनलेस एंड अनटिल ही गोज एंड मीट मियाँ नवाज शरीफ। दैट्स अ हार्ड फैक्ट, यू कांट इवन डिनाई दैट। दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर मेरा नाम आया तो मैं घर चला जाऊंगा। मॉडल टाउन रिपोर्ट ने तो बता दिया कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से गफलत बरती गई, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से अहकामात दिए गए थे। बाकर नचवी रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी, अगर आप मुझे ये ना समझे कि मुझे अपोजिशन ने खरीद लिया है, क्योंकि मैं इतनी आसानी से बिकने वालों में हूं नहीं, तो आप क्या कहेंगे सर? मतलब अब पीपल्स पार्टी अगर कह रही है तो क्या गलत कह रही है कि मॉडल टाउन का सानिया इतना बड़ा नाम और आप उनको अब वजीर आजम का तोहफा दे रहे हैं? मेरे इल्म में नहीं है वैसे। अगर तो आप बैरिस्टर हैं तो मुझे और तरह से आपकी बात को रिस्पॉन्ड करना होगा, और अगर मेरी तरह आप एक आम शहरी हैं फिर मैं आपको और तरह से रिस्पॉन्ड। जी सर, मैं एक आम शहरी हूँ। मेरे ख्याल में आप आम शहरी हैं। तो बात यह है कि नजफी रिपोर्ट का बहुत चर्चा था, उसमें सदीकी साहब कहीं नहीं लिखा कि राना सनाउल्लाह ने वहाँ 10 लोगों को मारने का या एक बंदे को भी मारने का, वहाँ वहशियाना फायरिंग करने का कोई हुक्म दिया था, ऐसा उस रिपोर्ट में नहीं है। दूसरा, उसमें किसी भी अंदाज से मियाँ शहबाज शरीफ की ये नीयत कि मिनहाजुल कुरान पे चढ़ाई करके वहाँ इस तरह से एक बर्बरियत का मुजाहरा करे पुलिस, ऐसा नजफी रिपोर्ट में नहीं है। और उसकी मैं एक आपको रीज़न देता हूँ क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि अब ताहरुल कादरी साहब, जब वो रिपोर्ट आ गई, केस ट्रायल कोर्ट में है, तो अब ताहरुल कादरी साहब, जबकि सारे मुल्क में PTI से लेके तमाम सियासी क़ुव्वतों को मौजूदा अदलिया पे भरपूर एतमाद है, और वो कह रहे हैं कि ये एक तारीख़ी इंसाफ दे रही है पाकिस्तान के अवाम को भी और पाकिस्तान के सियासतदानों को भी। तो ताहरुल कादरी साहब को वो जो ट्रायल हो रहा है वहाँ जाएँ, और अगर राना सनाउल्लाह या मियाँ शहबाज शरीफ साहब उसमें उनका कोई भी कसूर निकलता है, जुर्म निकलता है, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं TV के सामने कह रहा हूँ, लेकिन किसी धरने या किसी टॉक शो के नतीजे में ना राना सनाउल्लाह को सज़ा मिल सकती है, ना मियाँ शहबाज शरीफ को सज़ा मिल सकती है। वो कोर्ट में जाएं, अपना केस लड़ें, और वहाँ जाके इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत जुल्म हुआ है और वो इंसाफ अदालत के सामने ही मिल सकता है, अदालत के ज़रिए ही मिल सकता है। ठीक है। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, यहाँ जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब का एक स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है
जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म का साबिक़ वज़ीर आज़म से मुशावरत करने का जवाज़ आइन में देखते हैं, ना कानून में और ना ही अखलाकियात में। अगर जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब को गलतफहमी हुई भी है, तब भी मैं गुफ्तगू का रुख मोड़ता हूँ आपकी अदालत वाली बात की तरफ। मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट बड़ा पुरलुत्फ मुझे लगा। उन्होंने फरमाया इंसाफ का तराजू होना चाहिए, तहरीक इंसाफ का नहीं। उससे भी पहले उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अगर किसी ने कभी किसी और की गलती निकल आई तो उसके लिए भी मुझे ही नाअहल कर दिया जाएगा। आपके ख्याल में ये जो अदालत के ख़िलाफ़ एक महाज बनाया जा रहा है और उसके बाद फिर ये भी कहा जाता है कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं, पहली वाली बात झूठ है या ये वाली बात मजाकन की जाती है? पहले तो हम ये तय कर लें कि सदीकी साहब भी और समीउल्लाह खान भी दो आम शहरी हैं। आप मुझे ईमान से बताएं कि जो इस मुल्क के माहिर कानून हैं, जो कानून को समझने वाले पाकिस्तान के टॉप के लॉयर्स हैं, वो क्या सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया फ़ैसले आए हैं, जुलाई के फ़ैसले से लेके हालिया दिसंबर के फ़ैसलों तक, क्या उनकी राय तकसीम है या नहीं? हम दोनों शहरी हैं, ईमान से पहले बताएं। अगर वो उनकी राय तकसीम है और कानूनी माहरीन को अदलिया के इन डबल स्टैंडर्ड्स पर, यानी एक को तनख्वाह छुपाने पे नाअहल कर दिया जाए और दूसरे को वो अपनी ऑफशोर कंपनी माने और उसको कहा जाए कि ये तो असासा बनता ही नहीं है। ये डिबेट मीडिया के ऊपर भी हो रही है और पाकिस्तान का जो अहले दानिश है उनके दरमियान भी हो रही है और ये बहस चलती रहेगी। इसी बहस को मियाँ नवाज शरीफ आगे लेके जाना चाहते हैं और सिर्फ अपने केस तक महदूद नहीं करना चाहते। जो उन्होंने कहा कि अदल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, तहरीक इंसाफ का नहीं। और जो उन्होंने इशारा किया कि मैं पाकिस्तान के अवाम के पास जाऊंगा, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लें। आखिरी एक जुमला कि मियाँ नवाज शरीफ सिर्फ अब अपना केस लेके पाकिस्तान के अवाम के पास नहीं जाएंगे। जो अदल तहरीक है, वो जो 20 लाख पाकिस्तान की अदलिया के सामने आम शहरियों के केसेस पेंडिंग है और 2009 से लेके 2016 तक। सर ये बड़ी दिलचस्प बात आपने की। माजरत के साथ मुझे एक मिनट इसके बाद करें। 2009 से लेके 2016 तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास पाकिस्तान की आला अदलिया के 260 जजेस के केसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेंडिंग है। वो क्यों ट्रायल नहीं हो सकते? ये है मियां नवाज शरीफ। अच्छा सर, ये हकीकत आपको मेरे इस प्रोग्राम से पहले तो नहीं पता चली होगी। आई एम प्रीटी मच श्योर ये जो बात आप बता रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाली, ये आपको मियां नवाज शरीफ साहब को पहले से पता रही होगी, लेकिन खास वक्त का इंतजार किया गया ताकि अदलिया के खिलाफ ये एक बात केस के तौर पे, केस स्टडी के तौर पे पेश की जाए। जब सियासतदानों के अपनी रोजगार पर लात पड़ती है तभी उन्हें अवाम को इंसाफ नहीं मिलता हुआ नजर आता। जब उनकी रोजी रोटी बंद होती है तभी उनको अवाम भूख से बिलकते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात, आपने जो बातें की कमोबेश उसी किस्म की बातें ख्वाजा साद रफीक साहब, हमारे बड़े प्यारे से एक वजीर हैं, उन्होंने भी की। उन्होंने इमरान खान साहब को पहले उन पर तबर्रा भेजा हस्ब रिवायत, और उसके बाद उन्होंने कहा कि खान साहब से चंद दिन की भी जेल नहीं देखी गई, मेरा लीडर इतने माह तक जेल में रहा। वो ये तस्करा करना भूल गए कि उनका लीडर उसके बाद फिर एक डॉक्यूमेंट साइन करके और उसके बाद ये बता करके कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, 5 साल तक के लिए, 10 साल तक के लिए वो बाहर चले गए। आप मुझे ये बताएंगे ख्वाजा साद रफीक साहब, नवाज शरीफ साहब की मौजू को आप देखें ना, आप मौजू को बहुत फैला रहे हैं। आप अपने सवाल पे गौर करें कि सर मेरा सवाल आधा ही रह गया। चले आप आधे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। देखिए ना, मैंने कहा कि जो अदल की बात है मैंने तो उस पर बात की है। अब आपने गोल पोस्ट चेंज मत करें, इस इशू पर हैं जो आपने रखा कि मियाँ नवाज शरीफ और पाकिस्तान का कोई भी शहरी अगर किसी फैसले से इख्तलाफ करता है तो ये जुर्म नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ की ये जो नामजदगी है और 2018 के इलेक्शन की जो तैयारी है, हो सकता है अगला सवाल आपका ये हो, उसमें ये अदल की बात के साथ साथ हम पाकिस्तान के अंदर परफॉर्मेंस की बात भी करेंगे। हम फ़ख्र से करेंगे हमने जो डिलीवर किया है 4 साढ़े 4 साल में, उसमें जो
हमसे कोई कमी कोताही हुई उसकी तनकीद भी बर्दाश्त करेंगे, और जो हमने अच्छे काम किए हैं वो भी पाकिस्तान के अवाम के सामने लेके जाएंगे। यही पाकिस्तान के अवाम का मुकद्दर है, यही इस निज़ाम की बेहतरी भी इसी में है। तो मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूँगा कि फोकस्ड रहें। मियाँ शहबाज शरीफ की नामजदगी के बाद यकीनन पाकिस्तान की, मेरे ज़ाती ख्याल में मेरा तजिया भी है कि पाकिस्तान की सियासत में एक मेजर शिफ्ट जो है वो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो इल्ज़ामात की तारीख़ है सियासी, वो साजिशों की तारीख़ है, वो गालम गलोच की तारीख़ है, वो बदतमीज़ी की तारीख़ है। मियाँ शहबाज शरीफ की नामजदगी के बाद पाकिस्तान की सियासत जो है वो गवर्नेंस पे आएगी। वो पाकिस्तान के जिन गरीब अवाम की आप बात कर रहे हैं उनको जो डिलीवर करेगा वो आगे आएगा। ये सियासत होगी, गवर्नेंस की सियासत होगी। राइट सर, पॉइंट कन्वेड। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। समी साहब का शुक्रिया। यहाँ जाएंगे मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे एक नए मौजू, एक नए मेहमान के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमान मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। बिलावल साहब फरमाते हैं मुल्क को बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाबों की ताबीर बनाएंगे। ये अलग बात कि उनका अपना सूबा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाबों की ताबीर के बजाय तालीम का कब्रिस्तान बन चुका। सिंध में बेहतरीन हुक्मरानी का पोल दोबारा खुल गया। इससे पहले भी इस मौजू पर कई प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम का मुवेश कर चुका हूँ। IBA ने एक रिसर्च कंडक्ट की जिसकी रिपोर्ट जो है अफशा हुई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1000 अरब रुपए खर्च करने के बावजूद सिंध में सूरत हाल बदतर है। 70 करोड़ डॉलर का वर्ल्ड बैंक का जो कर्जा लिया गया था कि हम एजुकेशन स्टैंडर्ड बुलंद करेंगे। कुछ लोगों का स्टैंडर्ड शायद बुलंद हो गया होगा, लेकिन एजुकेशन का स्टैंडर्ड अल्हम्दुलिल्लाह पस्त से पस्तर होता चला जा रहा है। बदतरीन सूरत हाल रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना के तालीमी इदारों की है। ज़्यादातर स्कूलों में पानी, बिजली, टॉयलेट और 4 दीवारी भी नहीं। ताहम वज़ीर तालीम साहब फरमाते हैं 4450 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। देही इलाकों में साइंस क्लब और लेबॉर्ट्रीज भी कायम कर रहे हैं। मारूं घुटना फूटे आंख। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये IBA को क्या दुश्मनी है सिंध हुकूमत से, मुराद अली शाह साहब से, वज़ीर तालीम जाम मेहताब से, पीपल्स पार्टी से, बिलावल साहब से, कि उसने इस किस्म की गुमराहकुन इन्वर्टेड कॉमास में रिपोर्ट शाया करके भांडा फोड़ दिया सिंध में गुड गवर्नेंस का? देखिए जी, सिंध में तालीम का जो मसला है वो कोई आज से ख़राब नहीं है। ये पिछली हुकूमतों के अंदर जो तालीम का बेड़ा गर्क किया गया, आपको याद होगा कि अरबाब गुलाम रहीम के इलाके में जो कि चीफ़ मिनिस्टर रहे, कई मरतबा वो थर पारकर की तमाम सीटें जीता करते थे, उनका बड़ा होल्ड हुआ करता था। वहाँ पर जितने स्कूल्स थे उनकी औताक बनी हुई थी। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत सी खामियां हमारे अंदर हैं, लेकिन हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि आपने देखा कि जब सिंध गवर्नमेंट ने जिनको पिछले हुकूमतों में जिनको अपॉइंट किया था वो तमाम जब वेरिफिकेशन हुई, और आज आप ये देखें कि उनमें से कितने लोगों की वेरिफिकेशन करने के बाद सबको रोक दिया गया, उनकी भर्तियों को उनको नहीं किया गया। उसके अलावा जो बायोमेट्रिक सिस्टम को हमने इंट्रोड्यूस कराया, आज यही वजह है कि 15 से 20 हज़ार मुलाजमीन जो हैं वो मुलाजमतें छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि एक सिस्टम तबाह हाल हो चुका था। वो लोग जो मुलाजमतों पे नहीं आते थे, घोस्ट मुलाजमीन थे, स्कूल औताक बने हुए थे। अब जब सिस्टम को सही करने के लिए जाते हैं तो मुज़ाहमतें भी आती हैं। वो लोग जो अरसे से घर बैठे तनख्वाहें ले रहे थे वो सरापा एहतजाज हो जाते हैं। लेकिन हम किसी भी तरीके से ब्लैकमेलिंग में नहीं आए। वो लोग जो इल्म दोस्त थे उनको काफ़ी सारे लोगों ने आए, स्कूलों को अडॉप्ट कर रहे हैं, स्कूलों की हालत को बेहतर किया जा रहा है। लियारी में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई, उसमें 300 से ज़ायद डॉक्टर्स बनकर निकल चुके हैं। अच्छा मैडम, ये बताएंगी वो जो 300 डॉक्टर बन के निकले हैं, आपकी बात मैंने बहुत तामुल से सुनी, हालांकि 444 सवाल कर सकता था मैं। आप मुझे ये बताएंगी मैम, वो जो 300 वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर लियारी ने प्रोड्यूस किए हैं, उनमें से कितने लोगों से पीपल्स पार्टी के अपने काउंसिलरों ने, MNA की बात नहीं करता, इलाज कराया?
देखिए, जो डॉक्टर बनता है कोई ऐसे नहीं कि वो इलाज नहीं कर सकता। वहाँ से जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, क्वालिफाइड हैं, वो जॉब्स कर रहे हैं, वो हाउस जॉब्स कर रहे हैं। ये तो मैं बता रही हूँ कि अब निकलना वहाँ से शुरू हो गए। यूनिवर्सिटीज़ बनी है, SM लॉ कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, लॉ कॉलेजेस बनाए गए। अच्छा, आप ये कह रही थी मैम, आप ये कह रही थी कि सिंध में कॉलेज बनाए, लोग तालीम हासिल। आप क्या समझते हैं, क्या तालीम नहीं दी जा रही है मेडिकल कॉलेजेस में? नहीं, तो बराबर में दिख रहा है, आप जो बता रही हैं वो बराबर वाली विंडो में दिख रहा है। बैठ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, सिंध में कितने 100 साल चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? अरबाब गुलाम रहीम का तो नाम ले लिया आपने, कायम अली शाह को भूल गई। कायम अली शाह ने कितने अरसे मजे किए वजीर आला उसमें? अरबाब रहीम साहब नहीं, मैं अरबाब रहीम साहब की बात नहीं कर रही। इस तरह से आपने अरबाब रहीम साहब की ही बात की है, जब भी तो मैंने कायम अली शाह का नाम लिया। आप लोग अपने लोगों का नाम क्यों भूल जाते हैं? कायम अली शाह साहब ने कोई स्कूल को अताक नहीं बनाया था। कायम अली शाह नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल को अताक नहीं बनाया। मैं तो ये कह रहा हूँ उन्होंने स्कूल को स्कूल क्यों नहीं बनाया? देखें, मैंने आपसे कहा कि एक सिस्टम जहां आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था, घूस मुलाजमीन थे, स्कूलों को औताक बना दिया गया था। जब बायोमेट्रिक सिस्टम, सिंध गवर्नमेंट ने तो बेहतर करने की सिस्टम कोशिश की, हम कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम को बेहतर किया जाए। और यही वजह है कि आप देखें कि आज वो असातिज़ा जो स्कूलों में पढ़ाते नहीं थे उनको फारिग कर दिया गया है। उनके जब वेरिफिकेशन हुई तो 15 से 20 हज़ार लोग मुलाजिम थे। उन असातिज़ा को जिनको कराची प्रेस क्लब पर जमीन चटवाई जाती है हर दूसरे हफ्ते को, मैम अगर आप मुझे बोलने की इजाजत दें, जो जिन असातिज़ा को कराची प्रेस क्लब पे जमीन चटवाई जा रही है उनको भर्ती करने वाला भी पीपल्स पार्टी का एक पीर मजहरुल हक नामी शख्स था। उसको तो नैब से आपने क्लीन चिट दिलवा दी, और ये जो है वजीर आला हाउस पे, कभी गवर्नर हाउस पे, ये गरीब जूते खा रहे हैं। ये दोहरा मियार क्यों? आप क्या समझते हैं कि नैब ने हमारे कहने से पीर मजहरुल हक साहब को क्लीन चिट दी? नैब क्या हमारे कहने से काम करेगी? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हमारे उस दौर में भी अगर ऐसी भर्तियां हुई थी इस तरह की तो उनको जो है फारिग कर दिया गया, उनको कोई तनख्वाहें जारी नहीं की, उन तमाम पर जांच पड़ताल हुई है, उनकी स्क्रूटनी हुई है। अब हमने तो सिस्टम को बेहतर, चाहे हम में से कोई गलती करता है तो, लेकिन ये बात नहीं कि उस गलती करने वाले को क्या हमने पीर मजहरुल हक को क्या दोबारा मिनिस्टर बना दिया? अगर नैब ने क्लियर किया तो नैब से पूछें, ये सवाल हमसे ना पूछें। नैब कोई हमारे मातहत इदारा नहीं है। नैब तो सिंध गवर्नमेंट के कितने जो कुछ हो रहा है आपको जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए मैम मुझे ये जरा बताइए काइंडली, 1000 अरब रुपए खर्च किए गए, 70 करोड़ डॉलर का कर्जा वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। उसके बावजूद ये रिपोर्ट बताती है कि सिंध में स्कूलों में जहां बदतरीन सूरत लाड़काना की है, लाड़काना का पहले भला कर ले, मेरा ख्याल है बाकी कराची में बाद में आएंगे, ज्यादातर स्कूलों में पानी, बिजली, टॉयलेट और 4 दीवारी नहीं है। एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसे अप हो रहा है? 70 करोड़ डॉलर कहां चले गए? देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर ने भी, चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी एमरजेंसी तालीमी हवाले से एमरजेंसी नाफिज कर दी है और तमाम पार्लियामेंटेरियंस को पाबंद किया है। तमाम इलाके के देखें आपके स्कूलों, इलाके के स्कूलों की क्या हालत है, अगर कहीं है तो उसकी रिपोर्ट ली जा रही है। हमारी माहाना मीटिंग्स हो रही है और हम पूरी कोशिश में हैं कि जहाँ जहाँ स्कूलों की हालत ख़राब है उनको इम्प्रूवमेंट किया जाए। वो लोग जो अडॉप्ट कर रहे हैं उनको स्कूल दिया जा रहे हैं। एजुकेशन फाउंडेशन काम कर रही है, टेक्निकल एजुकेशन के तहत काम किया जा रहा है और मुखैर हजरात खुद आगे आ रहे हैं और स्कूलों को अडॉप्ट कर रहे हैं और तालीमी अमल को बेहतर करने के लिए सिंध हुकूमत जिस तरह से मेहनत कर रही है, लेकिन एक सालों का जो बिगड़ा हुआ है उसको बनाने में टाइम लगता है। और इंशाअल्लाह ताला हम आपसे कहते हैं कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा है, बीबी के ख्वाब को इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर और उनके ख्वाब को हम शर्मिंदा ताबीर करेंगे कि बीबी का जो ख्वाब था और जो हम बिलावल भुट्टो साहब का ख्वाब है, जो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का है कि इस मुल्क के हर बच्चे का राइट है कि एजुकेशन ले और तालीम ले और तालीम को आम किया जाए और तालीम मुफ्त। और जिस तरीके से आपने देखा कि हमने कॉलेजेस के अंदर भी एग्ज़ाम्स की फ़ीस भी, स्कूलों में एग्ज़ाम्स की फ़ीस को भी माफ़ कर दिया कि आए बच्चे तालीम हासिल करें। बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, तालीम के ऊपर आकर के तान टूटती है। मुत्तहदा ने भी तालीम में बड़ा कंट्रीब्यूट किया। अजान हुआ करती थी, अजान के बाद लाउड स्पीकर छीन लिया जाता था मौलवी हजरात से और वहाँ से नकल कराई जाती थी। मुत्तहदा को भी बड़ा इसमें कंट्रीब्यूट किया जाएगा। कायम अली शाह की बात करना चाहूँगा आपसे। इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो,
मैम अगर आप मेरा सवाल सुनने की कोशिश करें, कायम अली शाह साहब पर हम बात कर रहे थे और कायम अली शाह साहब अपनी कारकर्दगी को भूलकर किसी और तरफ चल पड़े। उनका एक पुरलुत्फ बयान मेरे सामने मौजूद है। फरमाते इमरान खान खुद को जवान न समझें, वो बूढ़े हो चुके हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो तहरीक इंसाफ के सरबराह कौमी टीम में खेला करते थे। तहरीक चलाना आसान नहीं। नवाज शरीफ ने सिंध के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। नवाज शरीफ ने सिंध के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। कायम अली शाह साहब की बात पर ईमान ले आया मैं। बिलावल भुट्टो की जमात ने, मुराद अली शाह साहब की जमात ने, शाहिदा रहमानी खातून की जमात ने और आसिफ अली जरदारी साहब की जमात ने सिंध को क्या दिया, इस एक रिपोर्ट की रोशनी में वो बताइए मैम। देखिए जी, मैंने आपसे कहा कि सिंध के अंदर जो इस दौर में या गुज़िश्ता हमारे 9 साल से ज़ायद का अरसा हो गया सिंध में हमारी हुकूमत है, लेकिन पहले 5 साल दौर वो भी बिगड़ा हुआ हमें मिला था। उसके बाद इम्प्रूवमेंट करने में जो कुछ हुआ, आज सड़कों के जाल बिछ चुके हैं। आप सिंध के अंदर जाएं, पीने के साफ़ पानी के लिए जो आरओ प्लांट्स लगाए गए हैं, इसी तरीके से आप यहाँ कराची से लेके आप सक्खर तक, लाड़काना तक सफ़र करें, आपको पता चल जाएगा कि हालत बेहतर हुई है। एजुकेशन, हेल्थ की आप देखें कि हमारे जिना हॉस्पिटल जाएं, सिविल हॉस्पिटल जाएं, सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएं, हेल्थ के शोबे के अंदर आप पंजाब के हॉस्पिटल्स उठा के देखें, केपीके के हॉस्पिटल देखें। हम सिर्फ कहते हैं कि सिंध में कुछ नहीं हो रहा, सिंध में बहुत काम हो रहा है, लेकिन अगर आप उस ऐनक को उतार के देखें जिस तरीके से रिपोर्ट शाये की जाती है, कोई ऑप्टिशियन रेफर करेंगी मुझे जो मेरी ऐनक पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा पेंट कर दे और उसके बाद मुझे भी सब ग्रीनरी नजर आए। नहीं किया होता तो सिंध के अवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद नहीं करते। कोई हमने घर बैठे हुकूमतें नहीं बनाई, अवाम के काम हुए, अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया है, तो हम यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा मैम, आप कह रही हैं यहाँ से कराची से सक्खर तक, हैदराबाद तक सफर करें। आप तो बहुत कुछ मांग रही हैं। कराची में सफर करना मुश्किल है। कराची में सफर करने के लिए एक सड़क नहीं छोड़ी। क्यों कराची में आपको कराची में नजर नहीं आ रहा कि जिस तरीके से शायर फैसल है, यूनिवर्सिटी रोड है और तमाम रोड की, मैम कराची में सिर्फ 2 सड़कें हैं, शायर फैसल और यूनिवर्सिटी रोड। इससे पहले तो कराची जो है खंडरात बन चुका था। कराची की सड़कें, कराची की रौनकें बहाल हुई हैं। आज कराची के लोग खुश हैं कि कराची में काम हो रहे हैं। कराची तो तबाह हो गया था। जिन्होंने यहाँ पर बिला शिरकत गैर हुकूमतें की, उन्होंने तो कराची को खंडर बना दिया था। उनको तो आप ही हुकूमतों में शरीक करते थे ना मैम। उन दहशतगर्दों को, मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ, वो दहशतगर्द थे। उनको तो जमहूरियत की बांसुरी बजा के आपके आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमतों में शेर दिया। की नजर आ रही है। आप कहां से देखते हैं? आपको कराची की सड़कें नजर नहीं आ रही है? कराची की सड़कों में जिस तरह ट्रैफिक रवा दवा है, जिस तरीके से कराची की सड़कें, आप गड्ढे कहना चाह रही हैं, सफर करते हैं तो आपको आज का और पहले का नजर नहीं आ रहा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर जगह अंडर बाईपासेस बन रहे हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं। मैम कहाँ की बात हो रही है? कराची का कौन सा इलाका है, जरा मुझे बताइएगा, मैं वहीं से जाऊंगा। बात कर रही हूँ कराची में। आप शहर फैसल में देखेंगे कितनी तेजी से बनाए गए हैं, अंडर बाईपासेस बनाए गए हैं। ड्रिग रोड पे एक बना है मैम, इंतहाई कम मुद्दत में। मैम ड्रिग रोड पे एक बना है, ड्रिग रोड में एक बना। उसके आगे आप चले जाएं, उसके आगे आप मलीर तक चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि कितने मैम आप आखिरी दफा मलीर कब गई थी? आगे तक चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कितने बने। आप आखिरी दफा मलीर कब गई थी? आपको पता चल जाएगा कितने बने। मैम आप आखिरी दफा मलीर कब गई थी? मैं तो जाती रहती हूँ, आखिरी मर्तबा फिर भी डिवीजन की विमेन विंग की सदर हूँ और मैं पूरे कराची का पूरा नहीं मैं कह रहा हूँ अब से कितने घंटे पहले आप आखिरी दफा मलीर का रास्ता देखा था आपने? कितने घंटे पहले? कितने दिन? कितने 3 बजे इस्लामाबाद से कराची पहुंचे। अच्छा नहीं मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ आखिरी मर्तबा मलीर का आपने तफसीली दौरा कब किया था? और शायर फैसल को जो कुशादा किया गया है, वहाँ का जो असर नौ दोबारा रोड की तामीर हुई है, जो लाइटें लगी हैं, वो सारे काम आपको नजर नहीं आते कि आप कह रहे हैं मलीर कब गई थी या लांडी? आप सफर नहीं करते, आपको अंदाजा नहीं कि किस तरीके से वहाँ पे। मैं तो अभी भी सफर करके आया हूँ, इसीलिए तो मुझे हैरानी हुई है और मुझे अपनी जो है वो कोताही पर गुस्सा आ रहा है कि मैं उन तमाम अच्छी भली कुशादा और वसी और अरीज और रोशन चमकदार सड़कों को छोड़ के किन गड्ढों में उतर जाता हूं। मुझे तो वो रास्ते नहीं मिल रहे, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूं क्योंकि आप मलीर काला बोर्ड से जब आप लेफ्ट पे टर्न करते हैं, कहां से जाते हैं और कहां से आते हैं। बिल्कुल मैम वहां तो लोगों ने गाड़ियां बेच के घोड़े खरीदने शुरू कर दिए हैं जहां की आप बात कर रही हैं। अच्छा
आपने घोड़े खरीद लिए होंगे, हमने तो नहीं खरीदा, हम तो गाड़ियों पे जाते हैं और गाड़ियों पे आते हैं। आपकी तो मैम 4 व्हील ड्राइव है ना, उसमें कहाँ हम लोग गरीब लोग कहाँ जा सकते हैं। लेकिन ये मुझे बताइए मैम। मैंने बसों से भी सफ़र किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मासी से ताल्लुक़ रखती हूँ और आज भी हमें जो भी सवारी मिलती है उस पर चले जाते हैं। हमारे लिए लाजमी नहीं है कि बड़ी गाड़ियाँ आएँ। राइट क्योंकि पीपल्स पार्टी गरीबों को ही जाके असम्बलियों में भेजती है। अच्छा मैम, ये मुझे बताइए कि इसमें तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पीपल्स पार्टी बिला शिरकत गैर इक़्तिदार को जो है वो तकरीबन 10 बरस से 9 बरस से जो आपने बताया इक़्तिदार को इंजॉय कर रही है। इंजॉय के लफ्ज़ पर अगर आप मोतरिज़ इंजॉय नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। अच्छा, काम इंजॉय नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। बिल्कुल, चलें ठीक है। वो खिदमत कर रहे हैं। 30 सेकंड रह गए क्योंकि इस पर मजीद सवाल थ्रो करूंगा तो फिर वो कट जाएगा इश्तिहारात में। नाजरीन, शाहिदा रहमानी साहिबा, नाजरीन आप शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा के पेशेंस का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे सवालात को, मेरी कटहुज्जतियों को बड़ी खुश असलूबी के साथ, खुले दिल के साथ, खुले जहन के साथ बर्दाश्त किया। नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। कराची के बारे में जो चश्मकुशा इंकशाफात आपके सामने आए हैं उसको ख़ुद अपनी आँखों से देखिए, ना मेरी सुनिए, ना मैम शाहिदा रहमानी की सुनिए। कराची की सड़कों पर ख़ुद सफ़र कीजिए और फिर बताइए कौन दुरुस्त था। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।